अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में वापस लौटते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि एक ईंट उठाई और डीन का सर फोड़ दिया। मैंने स्कूल की सबसे मशहूर ब्यूटी क्वीन के सामने के 3 दांत भी तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मुझे लड़कियों के शावर में झांकने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। एक गंदे पर्वर्ट का टैग पूरी जिंदगी मेरा पीछा करता रहा। उसी वजह से मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका छिन गया और मुझे छोटी उम्र में ही कठिन मजदूरी करते हुए असली दुनिया में धकेल दिया गया। लेकिन जिस बात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया वो ये थी कि मैं जहां भी गया मेरे पीपिंग टॉम होने की वो घटिया अफवाह किसी न किसी तरह मेरा पीछा करती रही और आग की तरह फैलती रही। सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब मैं एक गीले बेसमेंट में अकेला और बदहाल मर रहा था, तब मुझे एक पुरानी फीमेल क्लासमेट से सच्चाई का पता चला। जिंदगी का दूसरा मौका मिलते ही मैंने फिर से हमारे डीन हुआंग जुडोंग को फ्लैग पोडियम पर खड़ा देखा। वो बड़े घमंड से सबके सामने मुझे लड़कियों को झांकने वाला बताकर बदनाम कर रहा था। पिछली जिंदगी के 20 सालों की जलती हुई नफरत को मैं और दबा नहीं सका। मैंने एक मजबूत ईंट उठाई और सीधा पोडियम की तरफ दौड़ पड़ा। ली शाओचिन, बेवकूफ, तू क्या कर रहा है? हुआंग जुडोंग के बेचारे गंजे सर पर पसीना बह रहा था। वो जान बचाने के लिए फ्लैग पोडियम के चक्कर पागल की तरह लगा रहा था। मैंने दांत भींच लिया और पागल कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगा। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ, अब तुम जैसे कमीने मुझे कभी नहीं दबा सकते। इधर वापस आओ। मैं पूरी ताकत से गरजा। हुआंग जुडोंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक स्टूडेंट उससे इतनी बुरी तरह दौड़ाएगा। वो टीचर की अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, ली शाओचिन, इतनी छोटी उम्र में ही तो लड़कियों के शावर में झांकने वाला घटिया आदमी बन गया है। बदतमीज, क्या तू सच में टीचर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं पक्का करूंगा कि तुझे पूरी तरह एक्सपेल कर दिया जाए। जैसे ही उसने ये कहा मैंने ईंट फेंकी। ईंट जोर से पत्थर के पोडियम पर लगी और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। उड़ते हुए ईंट के तेज टुकड़े हुआंग जुडोंग पर जा लगे, जिससे वो दर्द से चीख उठा। वो इतना डर गया कि जोर जोर से रोते हुए फ्लैग पोल के चक्कर पागल की तरह लगाने लगा, बिल्कुल फंसे हुए चूहे की तरह। एक जूता पूरी तरह निकल चुका था और उसकी पैंट घुटनों तक सरक रही थी। फिर भी उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसका चश्मा टेढ़ा लटक रहा था, लेकिन डर के मारे उसे ठीक करने तक की हिम्मत नहीं हुई। वो लगभग रो पड़ने वाला था। वो बस स्टूडेंट्स की भीड़ पर चीख सकता था, क्या देख रहे हो? प्रिंसिपल को बुलाओ अभी के अभी। इस बदतमीज का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। लेकिन हुआंग जुडोंग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तमाशा देख रहे स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे हट गए और फ्लैग पोल के आसपास लगभग 5 मीटर का खाली घेरा बन गया। एक भी इंसान आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका और मैं सबके सामने हुआंग जुडोंग की जांघ पर ईंट दे मारी। उसे लड़खड़ाते और गिरते देख मैं पागल चीते की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने ईंट पकड़ी और सीधा उसके सर की तरफ घुमा दी। तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे फंसाया था, लड़कियों के बाथ हाउस में झांकने का झूठा इल्जाम लगाया था, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जहन्नम में जा। धड़ाम। हुआंग जुडोंग ने वक्त पर अपना सर एक तरफ घुमा लिया। ईंट जोर से कंक्रीट के फ्लोर पर लगी और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। तेज टुकड़े ऊपर उछल गए और उसके तेल चिकने मोटे चेहरे पर 3 गहरे चीरे लगा गए। हर तरफ खून बहने लगा। ईंट का एक टुकड़ा उसके कान के किनारे को भी छू गया था। सब कुछ खून से लथपथ और बुरा हाल हो गया। दर्द और डर इतना ज्यादा था कि उसकी पैंट गीली हो गई। वो जमीन पर कसाई के पास जा रहे मोटे सुअर की तरह तड़पता और चीखता रहा। वो मेरी एक भी बात ढंग से सुन नहीं पा रहा था। ली शाओचिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई टीचर पर हाथ उठाने की? तुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा। मैं पक्का तुझे स्कूल से निकलवाऊंगा, बदमाश कहीं का। इस दौरान ईंट पकड़ने वाला मेरा दाया हाथ जोर के झटके से दर्द कर रहा था और बेकाबू होकर कांप रहा था। लेकिन उस कचरे को देखकर जिसने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मेरे अंदर उबलती नफरत फट पड़ी। मैं पीछे से हुआंग जुडोंग पर टूट पड़ा और पूरी ताकत से दोनों मुक्के बरसाने लगा। मैं उसके सिर पर लगातार वार कर रहा था। ये मेरी बदनामी करने के लिए है। हरामी, लड़कियों के शावर में झांकने वाला तू था। मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा था और तू उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। बीमार दिमाग वाला तू है। हर जगह अपनी पैंट छोड़ने वाला भी तू ही है। जहन्नम में जा। धाड़ धाड़ धाड़। मेरे मुक्के बिना रुके मशीन की तरह हुआंग जुडोंग के सिर पर पड़ रहे थे। उसका मोटा और बदसूरत चेहरा मेरे मुखों और सख्त कंक्रीट के बीच इधर उधर झटके खा रहा था। कुछ ही पलों में उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो पूरी तरह चक्कर खा गया था और उसकी कमजोर चीखें धीरे धीरे और हल्की पड़ती जा रही थी। प्रिंसिपल को बुलाओ। मैं पागल आदमी की तरह बस मारता ही रहा। जब मेरे बाजू पूरी तरह सुन्न पड़ गए तब भी मैंने दांत भींचकर उसे पीटना नहीं छोड़ा। हर बार जब मुझे पिछली जिंदगी की असहनीय बेइज्जती याद आती, मेरे अंदर की जलती हुई नफरत मेरे शरीर को उसकी हदों से आगे ढकेल देती। एक नई ताकत लगातार मेरे अंदर उमड़ती रहती, जबकि हुआंग जुडोंग मुश्किल से हिल पा रहा था। जब वो मौत के करीब पहुंच चुका था, तभी स्टूडेंट्स की भीड़ अचानक एक तरफ हट गई। सफेद बालों और चश्मे वाले बुढ़े प्रिंसिपल वांग दे लू घबराई हुई लड़कियों के एक झुंड के साथ दौड़ते हुए आ गए। फ्लैग पोल के नीचे खून से भरा मंजर देखकर वो लगभग सदमे से बेहोश हो गए। उन्होंने तुरंत पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, बस करो, अभी के अभी रुक जाओ। ली शाओचिन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? टीचर जैंग, टीचर ली, जल्दी जाओ और इसे अलग करो। जैसे ही उन्होंने हुक्म दिया, डरे हुए टीचर्स होश में आए और मुझे खींचकर अलग करने के लिए दौड़ पड़े। मैं पहले ही हुआंग जुडोंग को पीटने में अपनी सारी ताकत लगा चुका था, इसलिए ज्यादा विरोध नहीं कर सका। कई टीचर्स ने मेरे बाजू पकड़ लिए और जोर से मुझे पीछे खींच लिया। 2 और आदमियों ने आगे बढ़कर बुरी तरह पिट चुके हुआंग जुडोंग को उठाया। उसका चेहरा खून, नाक के पानी और आंसुओं से भरा हुआ था। अपनी सूजी
बुझी हुई आंखों से उसने प्रिंसिपल को देखा और तुरंत रोना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा, इस बदमाश को एक्सपेल कर दीजिए। इस दौरान मुझे अब भी मेल टीचर्स ने मजबूती से पकड़ा रखा था। मैं छूट नहीं सकता था, लेकिन गुस्से में दांत निकालते हुए हवा में लात मारकर गर्जा, मुझे छोड़ो, मैं इसे फाड़ दूंगा। एक्सपेल करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी इसे खत्म कर दूंगा। प्रिंसिपल कोई बड़ी चीज नहीं है। अंधे और बेवकूफ बुढ़े, आओ सामने, तुम कमीनों ने मुझे फंसाया है और अब मैं चुपचाप सब सहने वाला नहीं हूँ, बुढ़े कचरे। ये सुनते ही प्रिंसिपल वांग दे लू का ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ गया। वो वहीं गिरने वाले थे, लेकिन खुद को संभालने के बाद उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हुए उंगली मेरी तरफ की और गरज कर बोले, तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर पर हमला करने की? कौन सही है और कौन गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स का सम्मान सबसे ऊपर है, तुम्हें जवाब देने का कोई हक नहीं है, और पूरे स्कूल के सामने किसी स्टाफ मेंबर पर इतना हिंसक हमला करना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इसी तरह तुम उन टीचर्स का एहसान चुकाते हो जो तुम्हें पढ़ाते हैं? इतना कहना ही था कि बुरी तरह पिटा हुआ और खून से लथपथ हुआंग जुदोंग जोर जोर से लोता हुआ प्रिंसिपल के पैरों में गिर पड़ा। उसने बुढ़े प्रिंसिपल की टांगे कसकर पकड़ ली। प्रिंसिपल, ये बदमाश पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया है। ये लड़कियों के शावर में छुपकर झांक रहा था और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था। बहुत सी लड़कियां मेरी गवाही दे सकती हैं। इस बदमाश को एक्सपेल करना ही होगा, इसे हर हाल में एक्सपेल करना होगा। वांग देलू गुस्से से बार बार सिर हिला रहा था। हालात को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर हुआंग, हमारे स्कूल के नियम और डिसिप्लिन बहुत सख्त हैं। अगर इसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है तो इसे जरूर उसकी सजा मिलेगी। आजकल के बच्चों को नतीजों की जरा भी परवाह नहीं है। अचानक मैंने बिल्कुल रहम नहीं किया और उन पर वापस जोर से चिल्ला पड़ा। मुझे अब किसी नतीजे की परवाह नहीं थी। बुढ़े हरामी, तो खुद को प्रिंसिपल कहता है, तुझे सही और गलत का फर्क तक नहीं पता। सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई और तू आराम से एक स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तुझे लगता है तो अपनी बकवास से मेरी बदनामी कर सकता है? आजा, तुम्हारे स्कूल के रूल सख्त होंगे लेकिन मेरे मुक्के भी कम नहीं है। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। मेरे इस अचानक फट पड़ने पर आसपास के टीचर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मुझे दहशत भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे सोच रहे हो कि क्या ये लड़का पागल हो गया है। स्टूडेंट्स की भीड़ तुरंत हंगामे में बदल गई। पूरा स्कूल प्लाजा फुसफुसाहट और चीखों की आवाजों से गूंज उठा। उनके चेहरे देखने लायक थे। पूरी जिंदगी टीचर्स की अंधी बात मानने और गलत इल्जाम लगने पर भी चुप रहने की आदत डाल चुके स्टूडेंट्स को ये सब देखकर अजीब सा रोमांच महसूस हो रहा था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैंने सच में लड़कियों के शावर में झांका था या नहीं, बल्कि वो मेरी हिम्मत देखकर हैरान थे। सबके सामने टीचर को पीटना ही काफी पागलपन था, लेकिन प्रिंसिपल को गाली देना, ये तो उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वांग देलू गुस्से में लगातार सिर हिला रहा था और उसका ब्लड प्रेशर आसमान छू रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिस्टर हुआंग ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा और फिर भी तुम मान नहीं रहे। पुलिस को बुलाओ, चलो पुलिस ही बुला लेते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, रो रहा हुआंग जुदोंग अचानक बुरी तरह कांप गया। उसका रोना तुरंत रुक गया और उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखने लगी। प्रिंसिपल, इस मामले में पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है ना, इसे बस एक्सपेल कर देते हैं, बात खत्म। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई पोनी टेल वाली एक सुंदर लड़की भीड़ में से निकलकर दौड़ती हुई आई। वो सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंची और बेकाबू होकर रोते हुए बोली, प्रिंसिपल प्लीज, मेरे भाई से एक पल की बेवकूफी हो गई। मैं स्कूल से भीख मांगती हूँ, उसे एक और मौका दे दीजिए। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास है, उसे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं। मेरा भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। उसका फ्यूचर अभी भी बहुत रोशन है, उसे एक्सपेल नहीं किया जा सकता। वांग देलू का सिर गुस्से से फटा जा रहा था। इस लड़की को अचानक दौड़ कर आते देख उसने तुरंत भौहें चढ़ा दी और आसपास के टीचर्स की तरफ उलझन भरी नजर से देखा। ये कौन है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसकी बात सुनते ही मुझे पकड़े हुए मेल टीचर्स में से एक ने घबराहट भरे चेहरे के साथ जल्दी से समझाया, प्रिंसिपल, ये दोनों कजिन हैं। ली शियाओ चेन के पिता ने जाओ परिवार में शादी की थी और जाओ लिंगलिंग की मौसी से विवाह किया था। ये फर्स्ट कजिन्स है। जाओ लिंगलिंग एक ऑनर स्टूडेंट है और लगातार अपनी ग्रेड के टॉप 30 स्टूडेंट्स में रहती है। ली शियाओ चेन भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आसानी से टॉप 10 में आता है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसने हमारे स्कूल की तरफ से कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। इसने स्कूल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है? हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। ये दोनों अच्छे बच्चे हैं, इनके ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। जाओ लिंगलिंग बुरी तरह रो रही थी और उसका दिल टूटा हुआ लग रहा था, जैसे वो सच में अपने भाई के फ्यूचर के लिए डरी हुई हो। वो लगातार रोती हुई सिर हिलाकर प्रिंसिपल से विनती करती रही, प्रिंसिपल, शायद ये मेरे भाई की पहली बार थी जब उसने लड़कियों के शावर में झांका। प्लीज, मैं स्कूल से भीख मांगती हूँ, उसे एक और मौका दे दीजिए। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास है, उसे सच में समझ आ गया है कि उससे गलती हुई है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, आप उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। ये सुनकर प्रिंसिपल वांग देलू का दिमाग पूरी तरह उलझन में पड़ गया। अपनी ग्रेड के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को अगर वो सीधा एक्सपेल कर देता तो स्कूल एक बहुत बड़ा मौका खो देता। अगर एक और स्टूडेंट किसी टॉप टियर एलीट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेता तो अगले साल के एडमिशंस के लिए वो स्कूल की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट बन सकता था। लेकिन उसका घमंडी रवैया देखो, उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था। न सिर्फ उसने पूरे स्कूल के सामने डीन ऑफ स्टूडेंट्स की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, बल्कि प्रिंसिपल को भी गाली दी थी। ये तक कह दिया था कि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता और उन्हें बुढ़ा सुअर तक कह दिया था। इतना सब होने के बाद भी उसे एक्सपेल ना किया जाए तो बाकी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन
डिसिप्लिन कैसे किया जा सकेगा। कुछ देर के लिए वैंग डेलू सच में समझ नहीं पाया कि इस मामले को कैसे संभाले। इसी वक्त भीड़ में से कुछ लड़कियां अचानक आगे बढ़कर जाओ लिंगलिंग के पास आ गईं। टीचर्स मुझे पकड़े हुए थे और वो गुस्से से मुझे घूर रही थी। दांत भींचकर उन्होंने कहा, लिंगलिंग, उस गंदे आदमी का बचाव करना बंद करो। ये पहली बार नहीं है जब इसे शावर के पिछले विंडो से झांकते हुए पकड़ा गया हो। बिल्कुल, यहाँ की बाकी लड़कियों की सुरक्षा के लिए इसे एक्सपेल करना ही होगा, जैसे ये कॉलेज जाने लायक हो। जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मुझे हमेशा लगता था कि गर्ल्स शावर के पिछले विंडो से कोई हमें देख रहा है। ली शाओकिन एक बीमार दिमाग वाला पर्वर्ट है, इसे एक्सपेल करना ही पड़ेगा। लेकिन जाओ लिंगलिंग आंसुओं के बीच सिर्फ सर हिलाती रही और सबसे बेचैनी से विनती करती रही। पूरे स्कूल के सामने वो लड़कियों के सामने बार बार झुकती रही और लगातार माफी मांगती रही। उसका रवैया इतना ज्यादा ईमानदार और विनम्र लग रहा था कि देखने वाले हर इंसान का दिल पिघल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। मैं सच में माफी चाहती हूँ सबसे। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो दोबारा कभी भी शावर में आपको झांकने की कोशिश नहीं करेगा। प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं टीचर्स और स्कूल से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे भाई को एक आखिरी मौका दे दीजिए। जो भी हो, उसे एक्सपेल मत कीजिए। उसे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इतनी सी गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उसे इतनी बेचैनी और दर्द के साथ रोते देखकर, जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। न सिर्फ टीचर्स एक दूसरे की तरफ झिझक भरी नजरों से देखने लगे, बल्कि वो लड़कियां जो दावा कर रही थी कि उन पर नजर रखी गई थी, उनके चेहरे पर भी उलझन दिखने लगी। उनके दिल नरम पड़ने लगे। ठीक है लिंगलिंग, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। हम और मामला नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये ठीक रहेगा? लिंगलिंग, अपने भाई से सबके सामने माफी मंगवाओ और उससे कसम दिलवाओ कि वो दोबारा कभी भी गर्ल्स बाथ हाउस के पिछले विंडो से नहीं झांकेगा। हम उसे माफ कर देंगे। बिल्कुल, उसे अपनी गलती माननी होगी, उसे माफी मांगनी होगी। जैसे ही जाओ लिंगलिंग ने ये सुना, वो खुशी के आंसुओं में फूट पड़ी। वो बिना एक पल गवाए सबको बार बार झुककर धन्यवाद देने लगी। फिर वो जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। प्लीज भाई, बस मान लो कि तुमसे गलती हुई है। सबसे माफी मांग लो और वादा करो कि तुम दोबारा गर्ल्स बाथ हाउस के पिछले विंडो से कभी नहीं झांकोगे। सब तुम्हें माफ कर देंगे। प्लीज, बस मान लो। ये देखकर टीचर्स ने राहत की सांस ली। वो जाओ लिंगलिंग की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उसे एक प्यारी, समझदार और दयालु लड़की बताने लगे। मुझे पकड़े हुए मेल टीचर्स ने भी सुकून की सांस ली और आखिरकार मेरे हाथ छोड़ दिए। सबको लग रहा था कि मैं उसकी बातों से पिघल जाऊंगा, अपनी गलती मान लूंगा और माफी मांग लूंगा। टीचर्स को भी लगा कि अभी भी हालात संभलने की गुंजाइश है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ा, मेरे चेहरे पर जल रहा गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। मैंने कुछ गहरी सांसें ली, अपने कंधे घुमाए और सीधा लिंगलिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने आसपास नजर डाली, जहां टीचर्स मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। फिर मेरी नजर उन लड़कियों के झुंड पर गई जो खुद को विक्टिम्स बता रही थीं और क्यूरियस क्लासमेट्स की भीड़ में खड़ी थीं। आखिर में मेरी नजर झाओ लिंगलिंग पर जाकर टिक गई, जो मेरे सामने बेचारी सी शक्ल बनाकर रो रही थी। कौन सोच सकता था कि मेरी सबसे ज्यादा भरोसेमंद कजन ही इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड थी। गलती मान लूं, मेरी जूती। दांत भींचकर मैं उसकी तरफ झपटा और अपनी पूरी ताकत से झाओ लिंगलिंग के माफी मांगते हुए खूबसूरत चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की ताकत से वो सीधी मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। पूरा मैदान एक पल में अफरा तफरी में भर गया। हर तरफ चीखें गूंज उठी, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। सबको नजरअंदाज करते हुए मैं फिर से उस पर टूट पड़ा। जहन्नम में जा, तू एक जहरीली नागिन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब तूने ही प्लान किया था। और सोच, पिछली जिंदगी में मैं 20 साल से ज्यादा वक्त तक तेरा शुक्रगुजार रहा। असल में जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा पीटना चाहता था, वो तू ही थी और तू खुद चलकर मेरे सामने आ गई। एक तेज लात के साथ मेरा पांव सीधा उसके जबड़े पर लगा। धड़ाम! झाओ लिंगलिंग के मुंह से तुरंत 2 दांत बाहर निकल आए। उसने खून और टूटे हुए दांतों का एक बड़ा सा गुच्छा थूक दिया और दर्द से भयंकर चीख मारी। उसकी आंखें डर से फट गई थी जब वो पीछे हटने के लिए रेंगने लगी। उसे रोको, इस कचरे को रोको, इसे एक्सपेल करो। ये देखकर कि मैं एक और मुक्का मारने वाला हूँ, डरे हुए टीचर्स का एक झुंड कांपते हुए दौड़ पड़ा और मुझे फिर से जोर से दबाकर पकड़ लिया। पूरा फ्लैग स्क्वायर तुरंत अफरा तफरी में डूब गया। मुझे जमीन पर गिरा दिया गया और दर्जनों हाथों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने दांत भींच लिए और पागल आदमी की तरह गरजा, मुझे छोड़ो, चाहे मुझे एक्सपेल कर दिया जाए, मैं तुम सब झूठे कमीनों के साथ लेकर डूबूंगा। मुझे फिर से जमीन पर दबाया हुआ देखकर बाकी टीचर्स झाओ लिंगलिंग को उठाने के लिए दौड़ पड़े। झाओ लिंगलिंग लफ्जों को साफ बोल भी नहीं पा रही थी और लगातार खून थूक रही थी। उसका पहले वाला सुंदर चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टूटे दांतों के साथ उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। जमीन पर दबाए गए मुझे देखकर वो पागलों की तरह चीखने लगी, इसे एक्सपेल करो, निकम्मे कचड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इसने लड़कियों के बाथ हाउस में झांका और अब टीचर पर भी हमला कर दिया। इसने मुझे मारा है, इसे हर हाल में एक्सपेल करना होगा। झाओ लिंगलिंग की पागलों जैसी चीखों के साथ सब कुछ पूरी तरह काबू से बाहर होता नजर आ रहा था। प्रिंसिपल वांग डेलू इतना गुस्से में था कि उसका दिमाग गूंज रहा था। उसने एक नजर खून से लथपथ और पहचान में न आने वाले डीन हुआंग जुदोंग पर डाली, फिर उस लड़की को देखा जिसके 2 दांत अभी अभी लात से टूट गए थे। स्कूल की मशहूर सुंदर लड़की के होंठ फट चुके थे और चेहरा बिगड़ गया था। उस पल वांग डेलू को महसूस हुआ कि उसका ब्लड प्रेशर आसमान छू रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है। अगर मैंने इस मामले को सही से नहीं संभाला तो प्रिंसिपल के रूप में मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। इसे ऑफिस में ले जाओ, अभी बंद करो, इसके पेरेंट्स को बुलाओ, हर हाल में इसके पेरेंट्स को बुलाओ। प्रिंसिपल के हुक्म के बाद डरे हुए मेल टीचर्स ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने मुझे पागल
पागल सी हालत में मजबूती से दबाकर पकड़ा और घसीट कर डिसिप्लिन ऑफिस ले गए। बाकी स्टूडेंट्स को टीचर्स ने तुरंत वहां से हटा दिया। स्टूडेंट्स को क्लासेस में वापस भेजने के बाद झाओ लिंगलिंग और बाकी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम किया गया। पूरा स्कूल अफरा तफरी में डूब चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के अंदर तीनों फ्लोर्स पर लगातार गालियों और गरजती हुई चीखें गूंज रही थी। सारे टीचर्स अपने ऑफिस के दरवाजों पर खड़े कांपते हुए बाहर झांक रहे थे और धड़कते दिल से इस घटना की चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट फ्लोर की डिसिप्लिन ऑफिस का दरवाजा जोर जोर से कांप रहा था जब मैं उस पर बार बार टकरा रहा था। बूढ़े हरामी, तुझे सही और गलत का फर्क तक नहीं पता। और जाओ लिंगलिन, दो चेहरे वाली सांप, तूने मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए और मैं उल्टा तेरा शुक्रगुजार था। इतनी फिक्र दिखाने का नाटक करती थी, मुझे गलती मान लेने के लिए कहती थी, जैसे मेरी तरफ से रहम की भीख मांग रही हो, जबकि असल में ये सब एक साजिश थी मुझे फंसाने की। और ऊपर से मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरा एहसानमंद हूँ। हुआंग, बूढ़े कुत्ते, मुझे बाहर निकाल, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। चाहे मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए, फिर भी वापस आऊंगा और तुम सबसे हिसाब चुकाऊंगा। मेरे गुस्से भरे गरजने के साथ एक और जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज दरवाजे से टकरा गई हो। तब जाकर कमरे के अंदर का हंगामा थोड़ा शांत हुआ। वैंग डेलू तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के पास खड़ा था, पसीने में तरबतर। वो लगातार टिश्यू निकालकर अपना माथा पूछ रहा था। कांपती हुई आवाज में घबराहट के साथ वो रेलिंग पर बार बार हाथ मारते हुए बोल रहा था, ली शियाचुन के पेरेंट्स कहाँ हैं? जल्दी उन्हें यहाँ बुलाओ, इस लड़के का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। इसी दौरान फर्स्ट फ्लोर के डिसिप्लिन ऑफिस में मेरे हाथ डीन की भारी महागनी डेस्क के कोनों को मजबूती से पकड़े हुए थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मेरी नसें उभर आई थी, चेहरा लाल हो गया था और मैंने वो दहाड़ निकाली जो 20 साल से ज्यादा समय से मेरे अंदर दबी हुई थी। अचानक मेरे अंदर एक डरावनी ताकत का विस्फोट हुआ। धड़ाम, हवा तक हिल गई और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हल्का सा कांप उठी। कई 100 पाउंड वजन वाली भारी महोगनी डेस्क वहीं की वहीं उलट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़ा उठाकर सब टीचर्स के दिल पर दे मारा हो। पिछली जिंदगी के 20 साल से ज्यादा का गुस्सा निकालने के बाद मैं उलटी हुई डेस्क से टेक लगाकर भारी सांसें लेने लगा। मेरा सीना तेज तेज उठ रहा था और गिर रहा था। मैंने दांत भींच लिए, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिला। सिर्फ 2 सामने के दांत, मैं उसे बहुत आसानी से छोड़ दिया था। पिछली जिंदगी की छोटी छोटी बातें याद करते हुए मुझे अचानक सब समझ आ गया। जाओ लिंगलिंग हर बार मेरे पास क्यों आती थी जब भी मैं कोई नई जॉब शुरू करता था, और उसके जाने के कुछ वक्त के बाद मेरे पीपिंग टॉम होने की झूठी अफवाह मेरे नए वर्क प्लेस में क्यों फैल जाती थी। हर बार मेरी जॉब चली जाती थी। गुस्से में मैंने दांत भींच लिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब जब मुझे दोबारा जन्म मिला है तो ये गुस्सा जरूर निकालूंगा। इस जिंदगी में मेरे पास अगले 20 सालों की यादों का फायदा है। मुझे पता है कौन से इंडस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटीज मुझे अमीर बना सकती हैं। चाहे मुझे एक्सपेल कर दिया जाए, चाहे मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम न दे पाऊं, फिर भी मैं सबसे ऊपर उठूंगा। मैं अगले 20 सालों के हर बड़े ट्रेंड को पकड़ूंगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूं या ना बनूं, बिना एक दिन काम किए कुछ मिलियन कमा लेना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। लेकिन अगर मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकता तो जाओ लिंगलिंग भी एग्जाम देने का सपना भूल जाए। जिंदगी भर की नफरत का बदला जिंदगी भर के दर्द से चुकाया जाएगा। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। जब मैं यहाँ से निकलने का तरीका सोच रहा था तब मेरी नजर एक बड़ी और चमकदार साफ शीशे की खिड़की पर पड़ी। वो बिल्कुल साफ थी। मैंने बाहर देखा, स्कूल गेट के पास वो दोनों खून से लथपथ हरामियों को टैक्सी में बिठाया जा रहा था और सीधा हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। ये देखते ही मेरा खून खौल उठा। तुम लोग सोचते हो हॉस्पिटल जाकर आराम से इलाज करवा लोगे? क्या मैंने इजाजत दी है? ये सोचकर मैंने तुरंत नीचे देखा और बर्बाद हो चुके ऑफिस में बेचैनी से कुछ ढूंढने लगा। मेरी नजर डेस्क पर रखे एक भारी कास्ट आयरन के बैल के शोपीस पर जा टिकी। उसी वक्त जब बिल्डिंग के सारे टीचर्स ने राहत की सांस ली, धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा। शीशा हर तरफ बिखर गया। मैं उलटती हुई महोगनी डेस्क पर चढ़ा और सीधा खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिरा और तुरंत पागलों की तरह मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ा। मैं सीधा उस टैक्सी के पीछे भागा जो हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। मैं उन दोनों कमीनों को एक पल के लिए भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। प्रिंसिपल वैंग डेलू अभी अभी अपने ऑफिस में वापस जाकर चाय का एक घोंट ही लिया था, लेकिन जैसे ही उसने शीशा टूटने की आवाज सुनी, उसने नीचे देखा और मुझे स्कूल के गेट से बाहर भागते हुए देखा। वो इतना डर गया कि उसके मुंह से चाय छिड़क गई। उसका कांपता हुआ हाथ बाहर की तरफ इशारा कर रहा था। उसका पीछा करो, जल्दी उसके पीछे जाओ, फोन करो, ली शाओटैंग और जाओ लिंगलिंग के पेरेंट्स को बोलो स्कूल ना आए, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। हे भगवान, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। इतना कहते तक वैंग डेलू ठंडे पसीने में भीग चुका था। वो लगभग रोने जैसा लग रहा था और घबराहट में टीचर्स के एक झुंड को लेकर नीचे दौड़ पड़ा। उधर मैं हॉस्पिटल की तरफ पागल की तरह भाग रहा था। गुस्से से भरा हुआ मैं स्कूल गेट से बाहर निकला, लेकिन बेबस होकर टैक्सी को दूर निकलते देखता रहा। मैंने गुस्से और बेचैनी में जोर से चीखा, लेकिन बदला लेने का मौका मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। मैं दोबारा जन्म लेकर आया था। अगर इतना सब सहकर भी ये गुस्सा अंदर दबा लेता तो ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात होती। मुझे अच्छी तरह पता था क्या हो रहा है। स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल और टीचर्स पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसका मतलब था कि मेरे पास अभी भी हॉस्पिटल में उन तक पहुंचने का वक्त था। चाहे मैं उन्हें मार ना पाऊं, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा डर छोड़ूंगा जो वो कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कंधे के ऊपर से पीछे देखा। टीचर स्कूल से बाहर दौड़ते हुए आ रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे। मेरे दिमाग में तुरंत एरिया का पूरा मैप उभर आया। पिछली जिंदगी में मैंने इस शहर में 20 साल से ज्यादा ऑड जॉब्स की थी। फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, भारी सामान उठाना, मैंने सब कुछ किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे हर गली याद थी, लेकिन मैं लगभग चलती
फिर की मैप ही था। मैंने तुरंत सबसे बेहतर भागने का रास्ता निकाल लिया। टीचर्स मेरे पास पहुंच पाते उससे पहले ही मैं स्कूल के पास वाली एक तंग गली में घुस गया और पूरी रफ्तार से उसमें से निकल गया। सिर्फ कुछ इंटरसेक्शंस पार करने के बाद ही मैंने अपने पीछे पड़े सारे टीचर्स को छुड़ा दिया। मैंने जल्दी से अपनी लोकेशन समझी और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंच गया। मेरे पास ही एम्बुलेंस से खून में लथपथ एक इमरजेंसी पेशेंट को स्ट्रेचर पर निकालकर अंदर ले जाया जा रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं सही जगह पर हूँ। ये स्कूल के सबसे पास और सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, शैंग लू सिटी थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल। बस यही जगह थी। मैंने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई। मुझे एक हथियार चाहिए था। अचानक वेटिंग एरिया की प्लास्टिक चेयर्स के पास मेरी नजर एक भारी लकड़ी की लाठी पर पड़ी जिसमें पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत लाठी उठाई और सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। मैं बिल्कुल किसी शैतान की तरह लग रहा था। दांत भींचकर मैं हर जगह उन दोनों चूहों को ढूंढ रहा था, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। जब मैं दूसरी मंजिल के कॉरिडोर से गुजर रहा था और पूरी तरह उलझन में था, तभी मैंने नीचे लॉबी में 4 घबराए हुए लोगों को दौड़ते हुए देखा। उनमें आगे चल रही महंगे कपड़े पहनी एक औरत रोती हुई आवाज में एक नर्स का हाथ पकड़कर बोली, नर्स, मेरी बेटी किस रूम में है? उसका नाम जाओ लिंगलिंग है। उसे अभी फर्स्ट मिडिल स्कूल से लाया गया है। वो कैसी है? उसके पास खड़ा सफेद शर्ट और जैकेट पहना एक मिडिल एज्ड आदमी गुस्से में चिल्लाया, हॉस्पिटल डायरेक्टर को यहाँ बुलाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता भी है मैं किस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ? दवाओं की ट्रे पकड़ी हुई नर्स इस सबसे बिल्कुल नहीं डरी। उसने एक सांस भरकर जवाब दिया, आप फर्स्ट मिडिल स्कूल से लाए गए टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना? उन्हें बाहरी चोट लगी है। हम उनके जख्म साफ कर चुके हैं और ब्लीडिंग रोक दी गई है। वो अभी तीसरी मंजिल पर रूम 308 में है। नर्स ने कहा, हमने लड़की को एडमिट कर लिया है। उसके 2 दांत टूट गए हैं और होंठ फट गया है। उसे स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। जैसे ही नर्स ने ये बात खत्म की, अमीर कपड़े पहनी हुई औरत का चेहरा सदमे से बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसके पैर लड़खड़ा गए। वो वहीं पीछे की तरफ गिरने लगी। बाकी लोग घबराकर तुरंत उसे संभालने के लिए आगे बढ़े। होश संभालते ही वो औरत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी बेचारी लिंगलिंग, उसका चेहरा कितना सुंदर था, अब उसका चेहरा बिगड़ गया। अब वो बाहर लोगों का सामना कैसे करेगी? सुन रहे हो नली, तुम्हारे हरामी बेटे ने ये घटिया काम किया है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उसके पास खड़ा जाओ गैंग अपनी पत्नी को कसकर पकड़े हुए था। नर्स की बात सुनकर उसने गुस्से में दांत पीस लिए। गुस्से से कांपते हुए उसने पीछे खड़े 2 लोगों की तरफ घूर कर देखा। देखो तुम्हारे जानवर बेटे ने क्या हाल कर दिया है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरी मंजिल के कॉरिडोर से एक जोर का धमाका सुनाई दिया। किसी ने स्टेनलेस स्टील का डस्टबिन गिरा दिया था। उसके तुरंत बाद मेरी तीखी नजर वाली शक्ल हाथ में वॉकिंग स्टिक पकड़े हुए और सीधा रूम 308 की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे खड़े चारों लोगों की नजर में आ गई। बस एक पल की झलक ही, लेकिन जाओ गैंग ने तुरंत मुझे पहचान लिया और घबराहट में चीख उठा। वो बदमाश तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है। क्या उसे स्कूल में बंद नहीं किया गया था? अपनी पत्नी को पकड़े हुए ही वो पीछे मुड़कर जोर जोर से गालियां देते हुए चिल्लाया, क्या देख रहे हो, जल्दी उसके पीछे जाओ। ये देखकर नर्स ने धीरे से गाली दी। ओह नो। फिर वो तुरंत मदद बुलाने के लिए भागी। सिक्योरिटी, कोई तीसरी मंजिल पर हंगामा करने जा रहा है, हमें तुरंत बैकअप चाहिए। एक पल में पूरा हॉस्पिटल अफरा तफरी में डूब गया। उधर जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर रूम 308 के पास पहुंचा, मुझे अंदर से आवाज सुनाई दी, मिस्टर हुआंग, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दांत ढूंढो, अभी के अभी मेरे दांत ढूंढो। जाओ लिंगलिंग रोते और चीखते हुए बोल रही थी। टूटे हुए दांतों की वजह से उसकी बात साफ नहीं निकल रही थी। उसके होंठ गहरे तरीके से फट चुके थे और सफेद पट्टी के नीचे से अब भी ताजा लाल खून रिस रहा था। उसकी पूरी ठोड़ी गुब्बारे की तरह सूज गई थी। हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई वो पैर पटक पटक कर टैंट्रम कर रही थी और बड़े बड़े आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पूरी प्लानिंग उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसका प्लान तो ये था कि मैं लड़कियों के शावर में झांकने की बात मान लूं, फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता और मैं पूरी जिंदगी उसका एहसानमंद रहता। इस तरह वो मुझे हमेशा के लिए अपने पैरों तले दबा कर रख सकती थी। लेकिन उसकी प्लानिंग में आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? किसने सोचा था कि मैं उसकी साजिश को पूरी तरह समझ जाऊंगा और सबके सामने उसके 2 सामने के दांत तोड़ दूंगा? ये उसके लिए किसी पागलपन से कम नहीं था। हुआंग जोदुंग का सिर अब मोटी पट्टियों से पूरी तरह लपेटा हुआ था। सिर्फ उसकी 2 नीली पड़ी आंखें बाहर दिख रही थी और वो बहुत ही मजाकिया लग रहा था। इस वक्त वो गुस्से में दांत पीस रहा था और लगातार बड़बड़ाते हुए गालियां दे रहा था। जाओ लिंगलिंग, जैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल और टीचर्स हमारा साथ देंगे। तुम सीधा उनकी आंखों में देखकर कहना कि उसने तुम सब लड़कियों को शावर में झांका था। हमें उसे एक्सपेल करवाना ही होगा। जाओ लिंगलिंग जोर जोर से रो रही थी। हुआंग जोदुंग की बात सुनकर वो और भी ज्यादा रो पड़ी। उसकी आंखें जहरीली नफरत से भरी हुई थी। टूटे हुए दांतों के बीच से हवा निकल रही थी, फिर भी वो जहर भरी गालियां देना नहीं छोड़ रही थी। उसे एक्सपेल करना ही होगा। मैं हर गवाह को बुलाऊंगी। मैं उसकी जिंदगी भर के लिए उस पर परवर्टेड पीपिंग टॉम का टैग चिपका दूंगी। मैं पक्का करूंगी कि वो दोबारा कभी लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक न रहे। इसी दौरान हुआंग जोदुंग ने प्लास्टिक बैग में से भुना हुआ सुअर का पाया निकाला था ताकि कुछ खाकर पेट भर सके। झाओ लिंगलिंग के मुंह से निकलते वो बेरहम अल्फाज सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब वो अपनी क्लासमेट को देख रहा था, जो अब अपना असली चेहरा छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। कैसे उसका दिल एक बुरी जादूगरनी से भी ज्यादा जहरीला हो सकता था, ये सोचकर वो खुद थोड़ा घबरा गया और झिझक कर उसकी तरफ भुना हुआ सुअर का पाया बढ़ा दिया। लिंगलिंग, पहले थोड़ा कुछ खा लो। झाओ लिंगलिंग अभी भी रो रही थी और अपना मुंह खुला रखे हुए थी ताकि हवा उसके जख्मों को थोड़ा आराम दे सके। हुआंग जोदुंग के हाथ में पाया देखकर वो फट पड़ी। मेरे पास दांत ही नहीं बचे। धड़ाम, वो दिल फाड़कर रो ही रही
रही थी कि अचानक हॉस्पिटल रूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। दोनों डर के मारे उछल पड़े और उनका रोना तुरंत रुक गया। मैं भारी सांसें ले रहा था। मेरे दाएं हाथ ने वॉकिंग स्टिक को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। रूम में बैठे उन दोनों को देखकर मैं शुद्ध गुस्से से हंस पड़ा। धड़। मैंने पीछे मुड़कर हॉस्पिटल का दरवाजा बंद कर दिया, फिर एक कुर्सी खींचकर दरवाजे के हैंडल के नीचे अटका दी। दांत पीसते हुए मैंने दोनों की तरफ सर हिलाया। बूढ़े कुत्ते हुआंग, तुझे लगता है तू पाया खाने लायक है? अगर तू साल के आखिर तक जिंदा बच गया तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार समझना। और तुम भी सफेद कमल झाओ, तुम्हारी भी खैर नहीं। ये लाठी खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जैसे ही मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले, रूम के अंदर से सुअर जैसी दो दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी जो पूरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फैल गई। मैं उछलकर आगे बढ़ा और एक जोर की फ्लाइंग किक सीधा हुआंग जुदोंग के मोटे और बेवकूफ चेहरे पर दे मारी। धड़ाम। एक बहरे कर देने वाली आवाज के साथ हुआंग जुदोंग हॉस्पिटल बेड से उलटकर नीचे गिर गया और उसके पैर हवा में फड़फड़ाने लगे। दर्द इतना था कि उसकी आंखों के सामने तारे घूमने लगे। ये मंजर देखते ही झाओ लिंगलिंग पूरी तरह टूट गई। उसने अपना सर पकड़ लिया और डर के मारे चीखने लगी। मैं हुआंग जुदोंग को और पीटने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे कान के पास उसकी वो बैंशी जैसी चीख गूंज उठी। इससे मेरा गुस्सा और भड़क गया। मैंने बिना एक पल की झिझक के लाठी उठाई और सीधा उसके खून से भरे खुले मुंह में घुसा दी। अपना बकवास मुंह बंद कर। थ्वैक। लाठी सीधी अंदर घुस गई। उसने तुरंत झाओ लिंगलिंग के मुंह के कोने फाड़ दिए। जो खून मुश्किल से रोक पाया था वो फिर से बहने लगा। मुंह से खूनी झाग निकलते हुए वो सीधी पीछे गिर पड़ी और जमीन पर तड़पने लगी। पिछली जिंदगी के मेरे दो सबसे बड़े दुश्मन फिर से मेरे हाथ लग गए थे और मेरा गुस्सा चरम सीमा पर था। इसलिए मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच भर गया। मैंने अपने सामने रखा हॉस्पिटल बेड जोर से लात मारकर उलट दिया। झाओ लिंगलिंग इतनी डर गई कि कमरे के कोने में सिमटकर छोटे से चूजे की तरह गोल होकर बैठ गई। मुंह पकड़े हुए जहां से खून बह रहा था वो इतनी सदमे में थी कि रो भी नहीं पा रही थी। हुआंग जुदोंग मुश्किल से होश में वापस आ ही रहा था कि उल्टा हुआ हॉस्पिटल बेड उसके सर से टकरा गया। उसने तुरंत मुंह में दबाया हुआ पाया थूक दिया और नाक का पानी, आंसू और खून का बेहाल सा ढेर बन गया। खून, नाक का पानी और आंसू उसकी बैंडेज वाली शक्ल पर फैल गए थे जब वो चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए कमरे के कोने की तरफ भागने लगा। माँ प्लीज मुझे मत मारो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस वक्त लगातार 2 झटकों ने उसकी सारी मानसिक हिम्मत तोड़ दी थी। झाओ लिंगलिंग के सामने जो सख्त आदमी बनने का नाटक कर रहा था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मेरे जैसा डरावना सपना देखने को मिलेगा। मैंने तो बस इस लड़के को लड़कियों के बाथ हाउस में झांकने के झूठे इल्जाम में फंसाया था। ये पागल तो सच में मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैंने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। पिछली जिंदगी में मुझे बेबस होकर देखना पड़ा था कि ये बूढ़ा हुआंग जुदोंग शहर के टॉप टीचर का खिताब लेकर शान से रिटायर हुआ था। हर महीने 18,000 की पेंशन ले रहा था और बाद में स्पेशल एक्सपर्ट के रूप में दोबारा नौकरी भी मिल गई थी। जैसे मैं उसे छोड़ने ही वाला था। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उसकी पिटाई ही नहीं करूंगा बल्कि ये भी पक्का करूंगा कि वो दोबारा कभी टीचर ना बन सके। मेरे रास्ते में पड़ा वॉश बेसिन एक लात से दूर जा गिरा। मैं आगे बढ़ा, हुआंग शुडोंग की कॉलर पकड़ी और जोर से उसका सर ऊपर खींच लिया। बूढ़े कुत्ते हुआंग, लगता है मैंने अभी तक तुझे काफी नहीं पीटा। अभी भी भूख लगी है तो आज मैं तुझे इतना खिलाऊंगा कि फट जाएगा। मैंने वॉकिंग स्टिक मजबूती से पकड़ी और उसके मुंह की तरफ जोर से घुसा दी। खा खा खा। लाठी उसके कसकर बंद किए हुए सामने के दांतों से टकराई और भयानक भारी थड्स की आवाज निकलने लगी। ऐसी आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दर्द ने हुआंग शुडोंग को और ज्यादा जोर से अपना जबड़ा बंद करने पर मजबूर कर दिया। वो अपना मुंह जरा सा भी खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर कोने में दुबकी हुई झाओ लिंगलिंग अभी मुश्किल से होश में आई ही थी कि उसने वो डरावनी पिटाई की आवाजें सुन ली। तुरंत उसके पूरे शरीर में कंपन दौड़ गई। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिमाग लगभग काम करना बंद कर गया। खून से भरे मुंह के साथ उसने अपना सर पकड़ा और दरवाजे की तरफ पागलों की तरह रेंगने लगी। उसी वक्त कॉरिडोर में लोगों का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ आया जिसमें सबसे आगे मेरा बाप ली चांग था। वार्ड की ग्लास विंडो से अंदर झांककर जब उसने अपने बेटे को एक मोटी लाठी से किसी की बुरी तरह पिटाई करते देखा तो वो दहशत से भर गया। घबराकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। हर बार हैंडल घूमता वो उस कुर्सी से टकराता जो मैंने हैंडल के नीचे अटका रखी थी। इसी दौरान झाओ गैंग भी अपनी पत्नी को लेकर दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से झाओ लिंगलिंग का खून से भरा डरा हुआ चेहरा देखते ही उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। फिर उसने ली चैंग को जोर से धक्का दिया। खून उतरी हुई आंखों के साथ वो अपने शरीर से दरवाजे को धक्के मारने लगा। अगर तूने मेरी बेटी को दोबारा हाथ लगाया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुम दोनों ली खानदान के निकम्मों को झाओ फैमिली से निकलवा दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। झाओ लिंगलिंग पूरी तरह डर से टूट चुकी थी। आखिर वो सिर्फ एक चालाक हाई स्कूल लड़की ही थी। उसे लगता था कुछ गंदी चालें चलकर वो सब पर भारी पड़ सकती है, लेकिन उसने कभी इतना पागलपन भरा बदला नहीं देखा था। डर के मारे वो इतनी सुन्न हो गई कि दरवाजा खोलना तक भूल गई। मुंह से खूनी झाग निकलते हुए वो ग्लास विंडो से चिपक गई और बाहर खड़े अपने माँ बाप से रो रो कर बोली, माँ पापा मुझे बचाओ। अपनी लाडली बेटी को खून से भरे मुंह के साथ इतनी बुरी हालत में देखकर झाओ गैंग और काई जिंग फेंग का दिल टूट गया। छोटी सी ग्लास विंडो के दोनों तरफ खड़ी ये फैमिली एक दूसरे को देखकर रो रही थी जबकि बाहर भीड़ शोर मचा रही थी। इतना हंगामा था कि मेरी नजर भी उधर चली गई। मैंने हुआंग शुडोंग को एक तरफ फेंका और दांत भींचते हुए झाओ लिंगलिंग की तरफ मुड़ गया। रो रही है क्या? आज कुछ खाया नहीं? और जोर से रो। 20 साल
पूरी एक जिंदगी। आज मैं बस थोड़ा सा ब्याज वसूल करने आया हूँ, मैंने दांत पीसकर धीमी आवाज में कहा। बूढ़े की खून लगी लाठी पकड़े हुए मैं धीरे धीरे जाओ लिंगलिंग की तरफ बढ़ने लगा। मेरे अंदर से निकलने वाली डरावनी औरा देखकर वो घबराकर उछल पड़ी और पागलों की तरह दरवाजे पर हाथ मारने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखती और डर के मारे चीखती हुई रोने लगी। दरवाजे के बाहर जाओ गैंग ने मेरी आंखों में खून उतरी हुई नीयत देख ली। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। कांपती हुई आवाज में वो दरवाजे के पार से चिल्लाया, पागल हो गया है क्या चुन? तू कर क्या रहा है? तेरा बाप एक निकम्मा घर जमाई है। लिंगलिंग जाओ फैमिली की बेटी है, हिम्मत है तो उसे हाथ लगा कर दिखा, तेरा काम तमाम हो जाएगा। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। मुझे धीरे धीरे करीब आता देखकर काई जिंग फेंग इतना रो रही थी कि सांस तक नहीं ले पा रही थी। वो ग्लास पर हाथ मारती हुई दरवाजे के हैंडल की तरफ इशारा करने लगी। लिंगलिंग दरवाजा खोलो, लिंगलिंग अभी के अभी दरवाजा खोलो। लेकिन लिंगलिंग डर के मारे पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी। उसका दिमाग अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो बस अंधाधुंध दरवाजे पर हाथ मार रही थी और रोए जा रही थी। उसे ये तक एहसास नहीं हुआ कि दरवाजे के हैंडे के नीचे एक कुर्सी अटकी हुई है। माँ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी चीख और तेज होती, उससे पहले ही मैं उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। बिना जरा सी भी दया दिखाए मैंने उसके लंबे बालों का एक गुच्छा पकड़ा और उसे जोर से पीछे खींच लिया। धड़ाम! झाओ लिंगलिंग जोर से पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। उसका सिर इतनी जोर से फर्श से टकराया कि वो पूरी तरह चक्कर खा गई। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने मुझे अपने ऊपर झुके देखा और मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई शैतान उसके सामने खड़ा हो। मैंने लाठी को हवा में ऊंचा उठाया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके सिर में घुसा देने वाला हूँ। ये डरावना मंजर देखकर झाओ लिंगलिंग का पूरा शरीर कांप उठा। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई और जमीन पर पेशाब का बड़ा सा दाग फैल गया। वो पागलों की तरह सिर हिलाते हुए चीखने लगी, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मेरी गलती हो गई, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। झाओ गैंग लोते हुए चिल्लाया, भांजे अपनी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर झाओ गैंग के पैरों में जान नहीं रही। जो आदमी हमेशा बाहर बहुत घमंडी और दबंग बनता था अब सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। दरवाजे से लगकर वो बार बार रहम की भीख मांग रहा था। बेशक उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बेटी ने क्या प्लान बनाया था। ये पूरी साजिश उस और उसकी बेटी ने मिलकर रची थी, लेकिन ये सब इस तरह नहीं होना था। प्लान तो सिर्फ इतना था कि मुझे लड़कियों के बाथ हाउस में झांकने की बात मानने पर मजबूर किया जाए, फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए ताकि मैं कभी सिर उठाकर ना चल सकूं। लेकिन अब ये सब क्या हो रहा था? ये डरपोक और बेवकूफ लड़का जो हमेशा अपने बाप की तरह ही कमजोर था, अचानक इतना पागल कैसे हो गया? इसने टीचर को पीट दिया और अब उसकी लाडली बेटी का भी ये हाल कर दिया। दरवाजे के बाहर मेरे प्यारे मामा जी को रोते और टूटते हुए सुनकर मेरे दिल में सिर्फ ठंडी हंसी ही आ रही थी। ना बाप अच्छा था न बेटी, दोनों एक जैसे थे। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और लाठी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ध्यान से सुन झाओ, ये नकली आंसू बहाना बंद कर। यहाँ असल में क्या हुआ है ये तुम सबसे ज्यादा जानते हो। जब तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था तो अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे भसाने का आइडिया किसका था? सच बताओ वरना कसम से इसे छेड़ दूंगा। जैसे ही मैंने लाठी नीचे की तरफ झटकी, झाओ लिंगलिंग ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसने दोनों हाथों से खून लगी लाठी को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करने लगी। वो जोर जोर से रोते हुए चीखी, पापा मुझे बचाओ। अपनी बेटी की दर्द भरी पुकार सुनते ही झाओ गैंग के पैर पूरी तरह जवाब दे गए और वो जोर से घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर वो ली चांग के सामने बार बार सिर झुकाकर विनती करने लगा, ली भाई, जीजा जी चांग प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज अपने बेटे से कहो मेरी बेटी को छोड़ दे, सब मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ, सारा दोष मैं अपने सर ले लेता हूँ, ठीक है। अपने हमेशा घमंडी और हुक्म चलाने वाले साले को अचानक अपने सामने घुटनों पर गिरा देखकर ली चैंग पूरी तरह घबरा गया। वो भी तुरंत धड़ाम से घुटनों पर बैठ गया। बार बार सिर झुकाते हुए वो रोते रोते बोला, अरे मेरे प्यारे साले साहब, आप ऐसा मत कहिए, सब उस जानवर की गलती है जो मेरे घर में पैदा हुआ है। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं भी घुटने टेकता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि लिंगलिंग के लिए उस नालायक की बुरी तरह पिटाई करूंगा। दोनों बड़े आदमी घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह एक दूसरे को बार बार झुककर माफी मांग रहे थे। ये देखकर उनकी पत्नियां पूरी तरह सन्न रह गईं। रोते हुए दोनों उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़ी। मेरी माँ जाओलान रोते हुए अपने रीढ़ विहीन पति को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाई, अपने ली खानदान के इस नालायक बीच को देखो, देखो मेरी बेचारी भतीजी के साथ क्या कर रहा है, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। उसी अफरा तफरी के बीच वो जवान नर्स कई ताकतवर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। दरवाजे के पास दोनों आदमियों को शादीशुदा जोड़े की तरह एक दूसरे को झुक झुक कर सलाम करते देखकर नर्स और गार्ड्स भी हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर झांक कर देखा, पूरा रूम उल्टा पुल्टा पड़ा था और बिल्कुल तबाह हो चुका था। घबराकर नर्स ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और चीख पड़ी, आप दोनों अभी तक झुक झुक कर क्या कर रहे हैं? जल्दी दरवाजा खोलो और लड़की को बचाओ। ये सुनते ही काई जिंग फेंग और जाओ लान ने घबराकर अपने पतियों को खींचकर रास्ते से हटा दिया। काई जिंग फेंग बेचैनी से गार्ड से बोली, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, दरवाजा तोड़ दीजिए जल्दी, मेरी बेटी को वो छोटा शैतान बर्बाद कर रहा है। गार्ड्स को आता देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैंने लाठी एक तरफ फेंकी और सीधा अपने पैरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा निशाना जाओ लिंगलिंग का वो चेहरा था जिस पर उसे स्कूल ब्यूटी होने का इतना घमंड था। मैंने उसके चेहरे
चेहरे पर जोर से पैर मारा। उसे बदसूरत बनाना मुझे अजीब तरह का सुकून दे रहा था। आखिर ये निशान उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाले थे।